नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और जो है पॉलिटी का कितना सिलेबस जो है आपने कवर कर लिया? तो इस वीडियो में आप देख ही रहे हो उच्चतम न्यायालय अपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो उच्चतम न्यायालय से पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने इससे पहले वाली क्लास जिसमें मैंने क्या करवाया है, उच्चतम न्यायालय की थ्योरी है वो करवाई है, उच्चतम न्यायालय को समझाया है। अगर उस जिस व्यक्ति ने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले जा करके वो क्लास देखो, क्योंकि वो देखोगे तो ये क्लास लेने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है आपको आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर उस क्लास को बिना देखे आप इस क्लास को देखोगे तो बहुत सारे प्रश्नों में जो है आपको ऐसे डाउट होगा और आपको लगेगा कि मेरी तैयारी थोड़ी कमज़ोर है। ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, उच्चतम न्यायालय की जो क्लास है उसको पूरा अच्छे से देखना है। उसके बाद जो इस क्लास को देखना है और इस क्लास में सक्रिय रूप से भाग लेना है। ठीक है। मतलब प्रश्न जो है उसको पढ़ने के बाद में खुद भी आंसर देने का प्रयास करना है। ठीक है, केवल देखना नहीं है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को उच्चतम न्यायालय से। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के क्या हम देखेंगे इसमें इसमें हम देखेंगे पी वाई क्यू। ठीक है। पी वाई क्यू को हम क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय को एक बार हम देख लेते हैं सरसरी नज़र से। पी वाई क्यू देखने से पहले हम एक बार इसको सरसरी नज़र से देख लेते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, थोड़ा मोटा मोटा जो आर्टिकल है इसके वो देख लेते हैं। उसके बाद में जो है पी वाई क्यू हम स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे हम पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 5 में। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है, कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक। ठीक है। तो भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक इसका क्या है, वर्णन है। ठीक है। तो 124 में बात करें क्या है, इसकी स्थापना, इसी में नियुक्ति है, इसी में कार्यकाल है, इसी में योग्यताएं हैं। ठीक है। स्थापना तो इसको मैं याद भी करवा दूंगा आपको एक बार, है ना। तो 125 में क्या है, वेतन। 125 में क्या है, उच्चतम जो न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, उनके क्या है, वेतन। 126 में क्या है, तो 126 में क्या है, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है। उसके बाद 127 में क्या है, 127 में है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है। 127 में क्या है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। अब अगला देखते हैं अपन 128। 128 में क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। न्यायाधीश की जो है नियुक्ति है। ठीक है। उसके बाद 129 में क्या है, अभिलेखीय न्यायालय। 129 में किसका प्रावधान है, अभिलेखीय न्यायालय का। ठीक है। और उससे पहले उसके बाद में 130, आर्टिकल 130 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय का स्थान, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ पर होगा, दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 में क्या बताया गया है, इसकी आरंभिक अधिकारिता या मौलिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता। उसके बाद में आर्टिकल 132। आर्टिकल 132 में क्या बताया गया है, अब देखो, एक क्या है, अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134। आर्टिकल 133 में कौन सी है, संवैधानिक अपीलीय अधिकारिता। 133 में क्या है, सिविल या दीवानी मामले में अधिकारिता। ठीक है।
और 134 में क्या है, दांडिक या आपराधिक मामले। ठीक है, दांडिक या फिर आपराधिक मामले। ठीक है, तो आर्टिकल 124 में क्या है, इसकी स्थापना है। 125 में क्या है, वेतन है। 126 में क्या है, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति है। 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति है। 129 में अभिलेखीय न्यायालय है। 130 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान है जो कि दिल्ली होगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति की सहमति से अन्यतर भी कर सकता है। 131 में क्या है, आरंभिक अधिकारिता है। ठीक है, मौलिक अधिकारिता जिसको कहते हैं। आर्टिकल 132 में क्या है, संवैधानिक मामलों में अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 133 में क्या है, सिविल मामले या दीवानी मामलों में अधिकारिता। 134 में क्या है, फौजदारी मामले, दांडिक मामले या आपराधिक मामलों में अधिकारिता। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 135 की। तो हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 135 की। आर्टिकल 135 में क्या है, तो आर्टिकल 135 में देखो, इसको 35 ये लिखा हुआ है ना, 35 ये देखो ऐसे लिखा हुआ है 35, इसको आपको क्या पढ़ना है, 35। ठीक है, इस फे से क्या याद करोगे, फेडरल। क्या याद करोगे, फेडरल। तो संघीय न्यायालय की शक्तियां आर्टिकल 135 में क्या है, आर्टिकल 135, 35 मतलब फेडरल, फेडरल मतलब संघीय, फेडरल न्यायालय मतलब संघीय न्यायालय की शक्तियां किसके पास है, उच्चतम न्यायालय के पास। किसके तहत, आर्टिकल 135 के तहत। तो इसको कैसे याद करोगे, 35 35। ठीक है, आर्टिकल 136, आर्टिकल 136 में क्या है, एसएलपी मतलब आर्टिकल 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका की जो है, विशेष याचिका की अनुमति उच्चतम न्यायालय आपको दे सकता है। आप किसी भी भारतीय क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी न्यायालय है, ठीक है, अधीनस्थ हो, उच्च हो या फिर कोई सा भी न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय ये प्रावधान कर सकता है, वहाँ से किसी भी मामले को अपने पास अपील करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, भले ही वो किसी भी स्तर पर हो, चल रहा हो, कैसा भी हो। ठीक है, 137 में क्या है, 137 में मैंने याद करवाया था आपको कि केजरीवाल की तरह उच्चतम न्यायालय जो है बदल सकता है, मतलब अपने निर्णयों की पुनर्समीक्षा कर सकता है, अपने निर्णयों को बदल सकता है। ठीक है, आर्टिकल 138 में, आर्टिकल 138 में क्या है, पुनः समीक्षा कर सकता है अपने निर्णयों की। अब 138 में, 138 में संसद को यह प्रावधान दिया गया है कि संसद जो है उच्चतम न्यायालय की जो है अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 138 में। फिर आर्टिकल 129 में, 139 में क्या है, 139 में क्या है कि संसद जो है, संसद क्या कर सकती है, अतिरिक्त रिट अधिकारिता, संसद उच्चतम न्यायालय की शक्ति में वृद्धि कर सकती है। कौन सी शक्ति में, रिट अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। जो 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं, उनके अलावा भी अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की जो है शक्ति दे सकती है 139 के तहत। कौन, अब देखते हैं आर्टिकल 140। आर्टिकल 140 में क्या है, आर्टिकल 140, आर्टिकल 140 के तहत संसद क्या कर सकती है, संसद उच्चतम न्यायालय को आनुषंगिक शक्तियां प्रदान कर सकती है। आनुषंगिक शक्तियां क्या होती हैं, जो वे शक्तियां जो किसी संस्था के कार्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से करने में सहायक हों, इसको क्या कहते हैं, आनुषंगिक शक्तियां। तो आर्टिकल 140 में क्या है, आनुषंगिक शक्तियां, जो कौन प्रदान कर सकता है, उच्चतम न्यायालय को संसद प्रदान कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 141, आर्टिकल 141 में क्या लिखा हुआ है कि जो उच्चतम न्यायालय है उसके द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं, वो जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हो, न्यायाधिकरण हो, सभी के लिए क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे या लागू होंगे। ठीक है, अब है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि उच्चतम न्यायालय अपने आदेशों को लागू करने के लिए, अपने आदेशों को लागू करने के लिए, उनका परिवर्तन करने के लिए अलग से जो है आदेश दे सकता है। मतलब पूर्ण न्याय के लिए अपने न्यायालयों को उसको लागू करने के लिए निर्णयों को क्या कर सकता है, अतिरिक्त आदेश दे सकता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में क्या है, परामर्श की शक्ति, राष्ट्रपति के परामर्श की शक्ति, जो सीजीआई से क्या परामर्श ले सकता है, लेकिन जो सीजीआई जो है परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर कोई संविधान पूर्व कोई मामला है, ठीक है, संविधान लागू होने से पूर्व कोई संधि या समझौता का कोई मामला है, तो वहाँ जो है इसको अनुमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, लेकिन जो है राष्ट्रपति भी क्या है, अनुमति जो सलाह है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर है आर्टिकल 144।
आर्टिकल 144 में क्या क्या आ गया है कि जो सिविल सेवक है, ठीक है, जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय का उसके कार्यों में सहयोग करेंगे, उसके निर्णय को लागू करने में, ठीक है, उसके निर्णय को क्रियान्वयन में क्या काम करेंगे, इसका सहयोग करेंगे। फिर आर्टिकल 145, आर्टिकल 145 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय जो है अपने नियम और विनियम को है खुद बनाएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय कब खुलेगा, कितने बजे लंच होगा, ठीक है, अपने माई लाइफ माई रूल 145 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में माई लाइफ माई रूल, ठीक है। फिर आर्टिकल 146, आर्टिकल 146 में हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 146 में ये पढ़ा था कि जो उच्चतम न्यायालय के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, उनकी सेवा शर्तें, भत्ते, वो जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से कौन डिसाइड करेगा, सीजीआई जो है डिसाइड करेगा। और आर्टिकल 147 में क्या है कि जो अंतिम व्याख्या है इस बात की वो किसकी मान्य होगी, वो होगी उच्चतम न्यायालय की, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एक सरसरी नज़र से किसको, उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रश्नों पे आते हैं, ठीक है। तो प्रश्नों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न है वो है आपके सामने, ठीक है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है, भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको है। ये जो प्रश्न है इसके ऑप्शन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, ठीक है, उच्च न्यायालय को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। इसका आंसर क्या होगा, तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है, अगर तुका भी लगाओगे तो लग जाएगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 132 पढ़ा था, ठीक है, आर्टिकल 133 पढ़ा था। तो इसमें हमने देखा था कि संवैधानिक मामलों में अपील, इसमें हमने देखा था सिविल मामले या दीवानी मामलों में अपील, और हमने देखा था कि भाई ऐसा कोई मामला जिसमें विधि का सारवान प्रश्न नहीं तो, या फिर संविधान उसकी व्याख्या, संविधान की व्याख्या आवश्यक हो, तो ऐसे मामलों में अपील कहाँ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि व्याख्याता कौन है, अंतिम व्याख्याता कौन है संविधान का, वो है उच्चतम न्यायालय। तो आर्टिकल 132 और आर्टिकल 133 अगर आपने पढ़ा है तो जो है ये आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष, कौन है। तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगर अपने जो भारत के संविधान के अंतर्गत अपने को अधिकार दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जाते हैं, उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। तो उसकी गारंटी कौन देता है, उन अधिकारों की गारंटी कौन देता है अपने को, उच्चतम न्यायालय देता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का विरक्षक कौन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या मंत्रिमंडल द्वारा। क्या होगा इसका आंसर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 124, ठीक है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अभी अभी हमने जो है सुप्रीम कोर्ट का एक नज़र में हल्का सा क्या किया था, रिवीजन किया था, ठीक है। तो कुछ याद करो, पहला ऑप्शन क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ठीक है। तो ये तो नहीं है, 124 में नहीं है, किस में है, आर्टिकल 126 में। फिर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस में है, आर्टिकल 127 में। तो इसको मैंने कैसे याद करवाया था आपको, देखो 127 यहाँ क्या आ रहा है 7, तो आपने यहाँ लिखा 7, ठीक है। इस तय का मतलब क्या हो गया, तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। तो 127 में क्या है, तदर्थ न्यायाधीश, तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये बात सही है, आर्टिकल 127 में ही है। फिर कह रहा उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किस में है, आर्टिकल 129, ठीक है, 129 में, सही है। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त कौन से आर्टिकल में, 136 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, इसमें क्या आना चाहिए, आर्टिकल 126 आना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति का प्रयोग करता है? आर्टिकल 124 के अधीन राष्ट्रपति जो है अपनी कौन सी शक्ति का प्रयोग करता है? तो इसको ऑप्शन देखिए, उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना, तो ये तो नहीं है, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 143, ठीक है। फिर कह रहे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 148 से 151 तक है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कौन अधिनियमित है, कौन है? भाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, ठीक है। इसके लिए नियम कौन बनाएगा, विनियमन कौन बनाएगा, ठीक है। कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, ठीक है। उनकी संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है, ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 124 में। जो है शुरुआत में जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था तो उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य, तो ये प्रावधान कौन किसके ऊपर छोड़ा गया है? ये संख्या कम ज़्यादा कौन कर सकता है? ये किसके ऊपर छोड़ा गया है? संसद के ऊपर। तो ऐसे ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कौन अधिकृत है? कौन है? संसद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश हैं वर्तमान में? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश हैं? तो देखो, जब इसका गठन हुआ था सर्वोच्च न्यायालय का, तब कितनी थी संख्या? 1 + 7। एक मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है, और 2 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। ये थी 1950 में। फिर 2019 में वापस से संशोधन किया गया और इसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। अब कितना कर दिया गया वर्तमान में? अब कितना है? 1 + 33। तो एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 कितने होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश हैं? मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश हो गए? 33 हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 33। और टोटल कितने हो गए? 34, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय मूलतः मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य कितने न्यायाधीशों से गठित था? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, उस समय सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? कितने मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश थे? उनकी संख्या जो है इस प्रश्न में पूछी जा रही है। तो ये क्या कह रहे हैं? 15 नहीं थे, कितने थे? अभी मैंने बताया था आपको, कितने थे? 1 + 7। एक तो कौन थे? मुख्य न्यायाधीश, और 7 क्या थे? अन्य न्यायाधीश। अब ये कह रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा, ठीक है, के 7 अन्य कितने थे? 7 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ठीक है, इस प्रश्न का आंसर देखिए आप। देखो, जब तक मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ ना, तब तक आप जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने का प्रयास किया करो, ठीक है। इससे क्या होता है? आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको लाइव टेस्ट का अनुभव होता है, ठीक है। आप जब प्रश्न का आंसर देते हो और जब वो सही निकलता है तो आपको वो प्रश्न जो है, वो आंसर जो है परमानेंट याद हो जाता है, आपको एक खुशी मिलती है अंदर से, ठीक है। तो जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करते हो, चीज़ें आपको याद होती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप क्लास जो है ऑफलाइन ले रहे हो, आप क्लास से जुड़े रहते हो, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो क्यों करेगा, तो ऑप्शन 1 तो गलत है, ठीक है। फिर राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं है उच्चतम न्यायालय में, निर्वाचन आयोग का भी, ये तो वैसे ही हो जाएगा प्रश्न। अगर आपको ऑप्शन काटने आते हैं तो इसका आंसर तो वैसे ही हो जाएगा, कौन करता है? और हमने पढ़ा भी था, जब कल क्लास हुई थी तो क्लास में हमने देखा था कौन था, कौन करता है वेतन भत्ते निर्धारित, कौन करता है? संसद करती है, ठीक है। अब आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कौन सी है? ठीक है, अब देखो, हमने जब उच्चतम न्यायालय को पढ़ा था तो हमने देखा था कि संविधान के अंदर जो न्यूनतम आयु है वो तो निश्चित नहीं कर रखी, ठीक है, लेकिन अधिकतम आयु जो है उच्चतम न्यायालय की वो जरूर निर्धारित कर रखी है। तो उच्चतम अधिकतम आयु कितनी निर्धारित कर रखी थी? 65 वर्ष। तो 65 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? इस प्रश्न को पढ़िए, पहले ऑप्शन पढ़िए सारे। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, और तीसरा है प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर देखिए, अभी अभी मैंने जब आपको समझाया था कि भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो है कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष तो निश्चित की गई है, लेकिन न्यूनतम आयु जो है वो निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। तो आप सेकंड ऑप्शन को देखिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ये जो है योग्यता उच्चतम न्यायालय के लिए नहीं है, ठीक है। 35 वर्ष न्यूनतम आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा योग्यता किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि न्यूनतम डिसाइड नहीं की गई है, अधिकतम डिसाइड की गई है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको पढ़िए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? जो जब हमने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि उसको जो है कम से कम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए। उच्चतम ये तो 10 साल तक तो वकालत करेगा और 5 साल तक क्या होना चाहिए, उसको न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए, और 10 साल तक एडवोकेट के रूप में अनुभव होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 साल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अर्हताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है असत्य है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अर्हताओं में? पहला तो वह भारत का नागरिक हो, सही बात है, हमने पढ़ा था इसको। उसके बाद में है भारतीय राज्य क्षेत्र में उसने कम से कम 15 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, 15 वर्षों का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। उसके बाद कम से कम 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक न्यायालयों में निरंतर वकालत करी हो, और वकालत के लिए जो है 10 वर्ष की उसकी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो है ही नहीं, तो इसमें देखो कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? त्यागपत्र किसको देता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो है त्यागपत्र किसको देता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो ऑप्शन काटा करो, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है इससे, कानूनी मंत्री का भी कोई लेना देना नहीं है उच्चतम न्यायालय से, भारत का इससे भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रपति। अब अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी असक्षमता और सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है उच्चतम के न्यायालय के न्यायाधीशों को? आधार क्या है? सिद्ध कदाचार और असक्षमता, ठीक है। तो इसको ऑप्शन देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति, या फिर चौथा है विशेष बहुमत सहित संसद के दोनों सदन। क्या होगा इसका आंसर? देखो, हमने जब ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि इनमें जो है प्रक्रिया का जो शुरुआत है, जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लेकर के आते हैं तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर पूर्व चाहिए, और राज्यसभा में लेकर आते हैं तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर पहले चाहिए।
उसके बाद सभापति या स्पीकर के पास मामला जाता है। स्पीकर इसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अगर अस्वीकार कर सकता है तो मामला वहीं रफा दफा हो जाता है, और अगर स्वीकार करता है तो इसकी जांच करवाता है। उसके लिए 3 सदस्यीय समिति बिठाता है, ठीक है। और वो समिति जो है जांच करती है। जांच करने के बाद क्या होता है, आरोप सही होता है तो आरोप अगर सही होता है तो वो राष्ट्रपति को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति इसको हटा देता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब आगे देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। किस तरीके से प्रस्ताव पारित किया जाता है भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखिए, संसद के निम्न सदन के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के उच्च सदन के 2/3 बहुमत द्वारा, या प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा, या प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। ये क्या हो गया? विशेष बहुमत। ये क्या हो गया? विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत के द्वारा ही हटाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो कहाँ वकालत नहीं कर सकते, ठीक है। कौन से न्यायालय में नहीं कर सकते? तो ऑप्शन देखिए, उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, क्या ये सही है? भारतीय किसी भी न्यायालय में, क्या ये सही है? उच्च न्यायालय से नीचे किसी भी न्यायालय में, किसी भी फौजदारी अदालत में, ठीक है। तो जब हमने उच्चतम न्यायालय पढ़ा था तो हमने लास्ट में विशेष नोट करके मैंने बताया था कि वह सेवानिवृत्ति के बाद में किसी भी न्यायालय में जो है वो वकालत नहीं कर सकते। कि उच्चतम न्यायालय में जिसने काम कर लिया, उच्चतम न्यायालय से कोई बड़ा न्यायालय है क्या, तो वो नीचे क्यों जाएगा, ठीक है। तो और वैसे भी मनाही है, वो कर भी नहीं सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस पर भारित है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारित है, किस पर भारित है? भारत और राज्य दोनों की संचित निधि पर, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का राज्य से क्या लेना देना है, ठीक है। 50% भारत की संचित निधि है, राज्य की संचित निधि, ये भी नहीं होगा, भारत की संचित निधि पर, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस पर आधारित है, किस पर भारित है? भारत की संचित निधि पर। भारत की संचित निधि पर भारित होने का क्या मतलब है कि जब बजट पेश होता है तो बजट के खर्चों में कटौती की जाती है, ठीक है। तो कटौती के दौरान जो वेतन, जो संचित निधि पर भारित वेतन है उन पर बहस कर सकते हैं, उन पर मतदान नहीं किया जा सकता, मतलब उन खर्चों में कटौती नहीं की जा सकती, ठीक है। तो भारत की संचित निधि पर भारित है। उसके बाद में देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? कार्यवाहक, तो अभी हमने जब एक दृष्टि से इसको देखा था, एक नज़र से उच्चतम न्यायालय को देखा था, तो मैंने बताया था कि आर्टिकल 126 में क्या है? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है? कौन सा एक अनुच्छेद भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है? कौन सा है? देखो 128 में तो देखो मैंने कैसे याद करवाया था, 8 से क्या याद करोगे? खाट। तो खाट का मतलब जिस व्यक्ति ने खाट पकड़ ली, मतलब खाट पकड़ने की उम्र हो गई, इसका मतलब वो रिटायर हो गया मतलब सेवानिवृत्त हो गया। तो 8 से खाट और खाट से रिटायर का मतलब सेवानिवृत्त हो गया। तो 128 में क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। फिर 127 में मैंने आपको याद करवाया था 7, ठीक है। 7 में क्या आ रहा है? तय का मतलब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तो 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। फिर 124 में इसकी स्थापना है, ठीक है। और 126 में क्या है? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। और ये क्या पूछ रहा है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? जब
या तो पद रिक्त हो, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। रिक्त होने का मतलब या तो उसकी जैसे मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, या फिर वो खुद इस्तीफा दे दे, या फिर इसको उसको हटा दिया जाए, ठीक है, ऐसे स्थिति में, या फिर वो अनुपस्थित हो, कहीं पर यूरोप गया हो बढ़िया दौरे पे घूमने के लिए, और या फिर जो है उस स्थिति में इसकी नियुक्ति की जा सकती है, या फिर कार्य करने में असक्षम हो। कार्य करने में अगर असक्षम है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 126 के तहत, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तदर्थ, तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी, ठीक है, तदर्थ का क्या मतलब होता है? अस्थायी। तो उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो तदर्थ न्यायाधीश मतलब अस्थायी न्यायाधीश कब की जाती है, ठीक है। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? जब कोरम या गणपूर्ति को पूरा करना हो, ठीक है। और तदर्थ न्यायाधीश की जो प्रावधान कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है फ्रांस के संविधान से, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश का जो प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है फ्रांस के संविधान से, ठीक है। अब ये कह रहा है किसके द्वारा की जाती है, तो पहला केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये भी सही नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से की जाती है, ये भी नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेंगे पहले, उसके बाद तदर्थ न्यायाधीशों को, उसी न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा जो क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखता हो, उसी व्यक्ति को जो क्या किया जाएगा, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जाएगी। और ये केवल उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नियुक्ति नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से की जाती है। आगे देखिए, ये कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही अभिलेख न्यायालय हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। अब इसका क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो जब हमने उच्चतम न्यायालय पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि उच्चतम न्यायालय के अंतर आर्टिकल 129 के तहत ये क्या है, एक अभिलेखीय न्यायालय है, और उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 215 के तहत क्या है, अभिलेखीय न्यायालय है। तो ये कथन तो सही है। उच्च न्यायालय, ये भी कथन सही है, अभिलेखीय न्यायालय है आर्टिकल 215, और ये भी क्या है, आर्टिकल 129 के तहत सही है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, यह कथन क्या है, असत्य है। अब आगे देखिए, भारत में राज्यों के बीच होने वाले आपसी विवाद, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में किस अधिकारिता के अधीन प्रस्तुत किए जाते हैं? भारत में राज्यों के बीच होने वाले आपसी विवाद उच्चतम न्यायालय में किस अधिकारिता के अधीन प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका मौलिक अधिकार, दूसरा है पुनरावलोकन अधिकारिता, तीसरा है परामर्शात्मक अधिकारिता और अपीली अधिकारिता। हमने जब आर्टिकल 131 पढ़ा था, आर्टिकल 131 में पढ़ा था आरंभिक अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता, इसको क्या कहते हैं, मौलिक अधिकारिता भी कहते हैं। मौलिक अधिकारिता भी इसको जो है कहते हैं। आरंभिक अधिकारिता का मतलब क्या है, कुछ ऐसे मामले हैं जो डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में ही आरंभ होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में ही जो है उसकी सुनवाई की जाती है। तो ऐसे मामले क्या होते हैं, आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकारिता, जिसमें से जो राज्यों के बीच होने वाले जो विवाद हैं वो भी किस में आते हैं, आरंभिक अधिकारिता या फिर मौलिक अधिकारिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक, मौलिक अधिकारिता। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार को दर्शाया गया है? ठीक है, अब इसका आंसर जो है आप दीजिए। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए पहले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के सिविल और आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार को जो है दर्शाया गया है? और जब हमने पढ़ी थी अपीलीय अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता जब हमने पढ़ी थी, अपीलीय अधिकारिता, जब अपीलीय अधिकारिता पढ़ी थी तो हमने देखा था आर्टिकल 132, आर्टिकल 133
और आर्टिकल 134। तो आर्टिकल 132 में क्या है? संवैधानिक मामले में अपीलीय अधिकारिता, संवैधानिक मामले में अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 133 में हमने देखा था दीवानी मामले या फिर सिविल मामले, इसमें अपीलीय अधिकारिता। और आर्टिकल 134 में हमने देखा था फौजदारी मामले, दांडिक मामले या फिर आपराधिक मामले, आपराधिक मामले में अपीलीय अधिकारिता। ठीक है, तो कुछ याद आ रहा है? अपीलीय अधिकारिता में आर्टिकल 132, 133 और 134। ठीक है, 132 में कौन सी अधिकारिता थी? संवैधानिक मामलों में। 133 में दीवानी मामले थे, सिविल मामले 134 में थे फौजदारी और दांडिक मामले। अब इस प्रश्न को पढ़ो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के सिविल, एक तो सिविल और दूसरा आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार को दर्शाया गया है? तो सिविल कौन से में है? आर्टिकल 133 में। और आपराधिक या दांडिक या फौजदारी कौन से में? 134 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिविल तो 133 में और आपराधिक 134 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 का अवलंबन किया जा सकता है? आर्टिकल 136 में क्या है? विशेष अनुमति याचिका। आर्टिकल 136 में क्या है? विशेष अनुमति याचिका। मतलब जो है उच्चतम न्यायालय क्या करता है, वो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित कोई भी न्यायालय हो, न्यायाधिकरण हो, कोई भी उच्च न्यायालय हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, उनमें से किसी मामले को, ठीक है, यह अनुमति खुद के लिए अपील करने के लिए अनुमति दे सकता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 का अवलंबन किया जा सकता है। तो इसको पढ़िए। किसी भी न्यायालय या अधिकरण गत किसी निर्णय, डिक्री, अभिनिर्धारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध 136 के क्या कर सकता है? अपील का अधिकार दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समस्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समस्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 136। ठीक है, तो अब इसमें देखिए अनुच्छेद 126 में क्या है? कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, आर्टिकल 124 में क्या है? इसकी स्थापना। ठीक है, नियुक्ति योग्यताएं सभी से में। आर्टिकल 143 में क्या है? परामर्श, राष्ट्रपति की परामर्श की शक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से क्या कर सकता है? परामर्श कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 136 में क्या है? आर्टिकल 136 में यह है कि वो जो है किसी भी, अभी हमने देखा था इससे जस्ट पहले वाला प्रश्न में, ठीक है, किसी भी न्यायाधिकरण, किसी भी न्यायालय, ठीक है, उसको क्या दे सकता है? अनुमति दे सकता है अपील की, भले ही मामला किसी भी स्तर का हो या किसी भी चरण में हो। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है? न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, किस पे आधारित है? विधि की सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर या पूर्ण निर्णय द्वारा परिपाटियों पर? बताओ दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, मेनका गांधी वाद में, ठीक है, बताया था। ठीक, आगे, उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता कौन दे सकता है? याद करो, आर्टिकल 138, आर्टिकल 139, आर्टिकल 140। ठीक है, इन तीनों आर्टिकल्स को जो है याद करो, इनमें क्या क्या बताया गया है और उसके आधार पे आंसर देने का प्रयास करो। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? संसद के द्वारा। अब आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय किसी मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है? जब मैंने उच्चतम न्यायालय पढ़ाया था तो मैंने इस पर इम्पोर्टेंट लगवाया था कि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, और ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे क्या हैं? प्रीवियस ईयर प्रश्न है।
ठीक है, पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो जब मैंने पढ़ाया था आर्टिकल 139 का, तब मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है। तो किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय किसी मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर अनुच्छेद 139 का। ठीक है, अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय जो है अपने क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। यह शक्ति किस अनुच्छेद के प्रदत्त दी गई है? ठीक है, अब बताओ इसका, अगर आपने इस क्लास को भी ढंग से लिया है, शुरुआत से अच्छे से इस क्लास को देखा है, ठीक है, तो भी आप इस प्रश्न का जो है आंसर बता दो। ठीक है, अगर उच्चतम न्यायालय की पूरी क्लास लिए तब तो ठीक है ही, लेकिन अगर इस क्लास को भी ढंग से देख रहे हो, ठीक है, फास्ट नहीं देख रहे, आराम से प्रश्नों को जो है सक्रिय रूप से उत्तर देते हुए, ठीक है, और खुद का मूल्यांकन करते हुए देख रहे हो, तो आप जो है इस प्रश्न का आंसर दे दोगे और आपको जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो पूर्ण न्याय की अगर हम बात करते हैं, तो पूर्ण न्याय के लिए, पूर्ण न्याय क्या है कि उच्चतम न्यायालय जो है अपने आदेशों को परिवर्तन के लिए, अपने आदेशों को लागू करने के लिए अन्य आदेश भी दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 142। ठीक है, आर्टिकल 124 में क्या है? आर्टिकल 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना। ठीक है, आर्टिकल 132 में क्या है? ये एक मूल अधिकार है, इसमें क्या है? 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है इसके तहत। ठीक है, आर्टिकल 142 में पूर्ण न्याय है। आर्टिकल 141 में क्या है? आर्टिकल 141 में है कि जो उच्चतम न्यायालय है उसके द्वारा दिए गए निर्णय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, भले उच्च न्यायालय हो, न्यायाधिकरण, उन सब के लिए क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। ठीक है, बाध्यकारी होंगे। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान का अनुच्छेद 144, संविधान का अनुच्छेद 144 आदेशित करता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में, भारतीय राज्य क्षेत्र में सिविल एवं न्यायिक सभी प्राधिकारी सिविल एवं न्यायिक निम्न के सहायक होंगे। तो अगर आपको आर्टिकल याद है 144, आर्टिकल 144 अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था, उसमें क्या लिखा हुआ है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी, भले सिविल हो और न्यायिक हो, वो क्या करेंगे? किसके आदेशों को लागू करने के लिए? उच्चतम न्यायालय के आदेशों को क्रियान्वयन को करने के लिए सहायता करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद देखिए, संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की कार्य प्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे? अभी हमने आर्टिकल पढ़ा था 145, तो हमने देखा था माई लाइफ माई रूल। उच्चतम न्यायालय क्या कहता है आर्टिकल 145 के तहत? माई लाइफ माई रूल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, इसका आंसर बताइए। भारत की संसद, उच्चतम न्यायालय अकेले, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय, या फिर भारत के राष्ट्रपति? कौन करता है? नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? किसके द्वारा बनाए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक है, ये ध्यान रखना, अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3), ठीक है, के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? अगर आपने क्लास को अच्छे से लिया है, उच्चतम न्यायालय वाली जो क्लास है जो हमने कल देखी थी, अगर उसको ढंग से लिया है तो इसका प्रश्न जो है आप आसानी से दे दोगे, क्योंकि ये पर ऐसे की ऐसी लैंग्वेज में मैंने उस समय आपको बताया था कि अगर निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने के लिए या फिर कोई सारवान प्रश्न निहित है तो कम से कम कितने न्यायाधीशों की, न्यूनतम कितने न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यायाधीशों की तो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5। ठीक है, उसके बाद देखिए, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किस अवधि में पास हुआ था? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किस अवधि में पास हुआ था? अपनी जो कल वाली क्लास थी उच्चतम न्यायालय वाली, उसमें उसकी शुरुआत ही यहाँ से हुई थी, जब मैंने आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसमें एक प्रधान न्यायाधीश था एलिजा इम्पे, और 2 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था चैम्बर्स और हाइड। उसके बाद में एक 1800
1823 में मद्रास में, और फिर 1800 में मद्रास में, और फिर 23 में बॉम्बे में खोला गया था। और 1861 का एक अधिनियम आया था, उसके तहत इन तीनों को समाप्त कर दिया गया था और प्रांतों में उच्च न्यायालय खोल दिया गया था। ठीक है, तो ये वही है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया था? 1861 में। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1856 से 1861। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि जो कल वाली क्लास है उसको अच्छे से देख के आओ आप। अगर उसको देख के आओगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? कोलेजियम प्रणाली का आरंभ, एक तो होता है कोलेजियम शब्द का प्रयोग कब हुआ था, एक होता है कोलेजियम प्रणाली का आरंभ कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी। तो मैंने आपको 3 जजेस केस बताए थे, 1982 में प्रथम, फिर 1993 में द्वितीय, फिर 1998 में तृतीय। ठीक है, तो बताओ, देखिए इसका आंसर बताओ। पहला ऑप्शन है 1984, दूसरा है 1993, तीसरा ऑप्शन है 1995, चौथा है 1999। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1993। ठीक है, 1993 जो सेकंड जजेस केस था उसमें इन्होंने बोल दिया था कि भाई जो सलाह है वो 1+2, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 CGI जो है मिलकर के देंगे राष्ट्रपति को, और सलाह जो मानना बाध्यकारी है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है? तो याद करो 3 जजेस केस को। ठीक है, उसमें तीसरा केस याद करो, उसमें प्रावधान क्या किया गया था? प्रथम जजेस केस हुआ था 1982 में, उसमें तो उच्चतम न्यायालय ने ये बोल दिया था कि भाई ये तो परामर्श है, विचारों का आदान प्रदान है, इसमें क्या मानना, क्या इसमें सलाह तो कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो ये तो विचारों का आदान प्रदान है, इनको मानना बाध्यकारी नहीं है। लेकिन फिर 1993 में अपने मामले से ये बदल गए, इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो है सलाह बाध्यकारी है मानना, लेकिन जो सलाह जो है अकेला CGI नहीं देगा, कौन देगा? 1+2, एक CGI होगा और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वो ये सलाह देंगे। ठीक है, और ये सलाह जो है मानने के लिए बाध्यकारी, इसी को क्या कहते हैं? कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं। तो कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हो गई थी? 1993 में। ठीक है, उसके बाद 1998 में तीसरा जजेस केस हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सलाह है वो 1+2 नहीं, 1+4 न्यायाधीश, एक तो CGI मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर के क्या करेंगे? सलाह देंगे, इसको राष्ट्रपति को। ये सलाह जो है मानना क्या है? बाध्यकारी है। और अगर इसमें से 2 सदस्य असहमत हैं तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो अब प्रश्न देखो ध्यान से, प्रश्न को दोबारा से पढ़ो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है? कितने हो गए बताओ, देखिए कितनों से करना पड़ता है? एक तो मुख्य न्यायाधीश मूर्ति तो प्रश्न में पूछ लिया, वो तो एक खुद हो गया, स्वयं हो गया। ठीक है, तो एक तो हटा दो, बच्चे कितने? 4। तो कितनों से करना पड़ता है? 4 अन्य न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? ठीक है, ये फैक्ट है, ये याद ही कर लेना आप। तो कौन है? फातिमा बीबी। ठीक है, और लीला सेठ, लीला सेठ कौन है? भारत के उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कौन सा उच्च न्यायालय? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की क्या है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश तो कौन है? फातिमा बीबी। और ये लीला सेठ कौन है? लीला सेठ कौन है? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है, न्यायालय हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो दोनों याद रखना आप, है ना। उसके बाद में देखिए, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था?
निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? बताओ देखिए कौन कौन है। इसका आंसर क्या होगा? हीरालाल जे कानिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदासीन होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत में उच्च न्यायालय, ठीक है, हमने पहले उच्चतम न्यायालय पढ़ा था, तो उच्चतम न्यायालय में तो कौन है? फातिमा बीबी। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में तो कौन है? लीला सेठ। अब ये भी मैंने बताया था कौन से? हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? याद करो, देखिए याद करो, कल जो क्लास हुई थी उच्चतम न्यायालय की उसमें याद करो, मैंने बताया था कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। केजी बालाकृष्णन कौन है? केजी बालाकृष्णन कौन है? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश। कौन है? दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये केजी बालाकृष्णन। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या है? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो क्या रहा है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं और लोकसभा स्पीकर भी रहे, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, तो बताओ। मोहम्मद हिदायतुल्लाह तो हमने देख लिया, ये तो क्या रहे हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, पीएन भगवती ये भी नहीं है। कौन है? देखो मैं याद करवा देता हूँ आपको। लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर। ठीक है, तो जो के एस हेगड़े हैं, ये जो एस है ना बीच में, इसको एस को निकालो, इस एस का मतलब है स्पीकर। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। ऐसे कौन है जो न्यायाधीश तो रहे हैं और साथ में कौन रहे हैं? स्पीकर भी रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन है? के एस हेगड़े। एस से याद रख लेना स्पीकर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब आगे देखिए, दो राज्यों के मध्य विवाद। ठीक है, दो राज्यों के मध्य विवाद है साहब, उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? अब अगर इसका आंसर भी आपसे गलत हो जाता है, इसमें भी अगर आप कंफ्यूज हो, क्योंकि ये प्रश्न 3-4 बार रिपीट हो गया और मैंने 4 बार एक्सप्लेन कर दिया इसको, इसका आंसर बताओ। देखिए, दो राज्यों के मध्य विवाद है, मैंने बताया था आर्टिकल 131, इसमें बताया था आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता, और इसमें मैंने बताया था कि आरंभिक अधिकारिता इसको क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारिता भी कहते हैं। मौलिक अधिकारिता भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कौन से अधिकारिता क्षेत्र में आएंगे? मौलिक में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, कहाँ से आती है? बताओ। इससे जस्ट पहले वाला प्रश्न हमने देखा है, इसका प्रश्न पढ़ो, देखिए ऑप्शन पढ़ो इसके। परामर्शदात्री, परामर्श अधिकारिता के अंतर्गत इसमें भी नहीं आती, सांविधिक अधिकारिता के अंतर्गत भी नहीं आती, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, इसके अपील अधिकारिता के अंतर्गत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ये क्या है? आरंभिक अधिकारिता या मौलिक अधिकारिता है। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए कौन सी है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा है? किस न्यायालय के खिलाफ, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया था? राज्यसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया था हटाने के लिए महाभियोग का, किंतु अपने बचाव के लिए उन्होंने लोकसभा पर उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। कौन थे व्यक्ति? उच्चतम न्यायालय के, बताओ कौन है ये ऐसे न्यायमूर्ति जिन पर राज्यसभा में आया था प्रस्ताव हटाने के लिए, लेकिन वो लोकसभा में पारित होता उससे पहले इन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, कौन थे? सौमित्र सेन। कौन थे ये? सौमित्र सेन। कुछ याद आ रहा है? कौन है सौमित्र सेन?
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश जो है वो किसके नियंत्रण के अधीन होता है? किसके नियंत्रण के अधीन होता है? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या राज्यपाल? किसके अधीन होता है? उच्च न्यायालय के अधीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत विवाहेतर संबंध को अपराध नहीं ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया? ये करंट का क्वेश्चन है, अभी पूछा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 400, धारा 497। ठीक है, आगे देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है परामर्श की शक्ति? कौन से में? आर्टिकल 143 में। ठीक है, कौन से में है? आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 147 में क्या है? निर्वाचन है। आर्टिकल 140 में क्या है? आनुषांगिक शक्तियां प्रदान की जा सकती है संसद के द्वारा उच्चतम न्यायालय को। आर्टिकल 145 में क्या है? माई लाइफ माई रूल। क्या है? माई लाइफ माई रूल। ठीक है, देखो इसमें क्या आ रहा है? 14 + 5, 14 + 5 कितने होते हैं? 19। और जब आदमी 19 साल का हो जाता है तो विशेषकर लड़कियां, तो उनके अंदर एक भावना आती है, कौन सी वाली? माई लाइफ माई रूल। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेना कि 14 + 5 कितने हो गए? 19। तो 19 साल की उम्र में एक भावना जनरली आपको देखने को मिलती है यूथ में कि माई लाइफ माई रूल। ठीक है, तो 145 में क्या है? माई लाइफ माई रूल। अब आगे देखिए, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में, कौन से केस में जो है प्रतिपादित किया था? मूल संरचना का सिद्धांत AK गोपालन, केशवानंद भारती, SR मुंबई या गोलकनाथ? तो कौन से केस में किया था? केशवानंद भारती में। इन्होंने कहा था कि संविधान जो है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं और मूल ढांचे में जो है ये जो मूल संरचना है उसके अंदर जो है आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाए बिना जो है संशोधन करो। उच्च न्यायालय के आयु संबंधी, उच्च न्यायालय के आयु संबंधी कोई प्रश्न है, ठीक है, उत्पन्न होने पर प्रश्न का निर्णय किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा? केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर राज्य के राज्यपाल द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को अपनी शपथ या प्रतिज्ञा निम्नलिखित में से किसके समक्ष? देखो उच्च न्यायालय की बात हो रही है, उच्चतम न्यायालय मत पढ़ लेना, उच्च न्यायालय की बात हो रही है। ठीक है, सभी न्यायाधीशों को अपनी शपथ या प्रतिज्ञा निम्नलिखित में से किसके समक्ष लेनी होती है? किसके समक्ष लेनी होती है? ठीक है, किसके समक्ष लेंगे? ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के गवर्नर या भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल के समक्ष अपनी शपथ लेते हैं या फिर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 3। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से, इस प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक न्यायाधीश का स्थानांतरण, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किया जा सकता है? ठीक है, किसके द्वारा किया जा सकता है एक न्यायाधीश का स्थानांतरण, ट्रांसफर जो है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श के पश्चात। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष का तो इसमें क्या लेना देना है? ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति से परामर्श के पश्चात स्थानांतरण के लिए नहीं, ट्रांसफर के लिए भी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से तो नहीं करेगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ठीक है, भारत राष्ट्रपति और CJI, ठीक है, ये दोनों आपस में परामर्श करेंगे, उसके बाद जो स्थानांतरण होता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो स्थानांतरण ट्रांसफर करने से पहले राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है? CJI की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत की न्यायपालिका प्रणाली में PIL, ठीक है, PIL इसका पूरा नाम क्या है? ध्यान से पढ़ो। प्रीमियर इंडियन लॉ नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट बिफोर लॉ
ठीक है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन बाय लॉ, ये भी नहीं है। क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। पीआईएल का पूरा नाम क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल के जनक कौन है भारत में? पीआईएल के जनक कौन है? पीएन भगवती। पीएन भगवती जो है क्या है? पीआईएल के जनक माने जाते हैं भारत में। ठीक है। हाँ, जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? बताओ दिखे। अभी अभी मैंने बताया कि पीआईएल के जनक कौन है, कौन माने जाते हैं, तो कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीएल नहीं है, पीएन भगवती। पीएन भगवती। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ, जनहित याचिका पीआईएल जो है उसकी अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ है? किस देश से माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनहित याचिका द्वारा, जनहित याचिका के द्वारा जो है क्या हुआ है? ये कह रहे हैं कि जनहित याचिका के द्वारा, फिर यहाँ स्पेस दिया है और आई है, क्या आई है? तो न्यायिक सक्रियता में गिरावट नहीं आई है, ये तो नहीं होगा। न्याय मिलने में बाधा, ये भी नहीं है। न्याय मिलने में बढ़त आई है, क्या आई है? न्याय मिलने में बढ़त आई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद हम बात करते हैं जनहित याचिका के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। जनहित याचिका को पढ़िए। प्रश्न बहुत आसान है, बस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो आपको क्या है, एग्जाम में थोड़ी सी ऐसे घबराहट होने जाती है कि इतना बड़ा प्रश्न है, पढ़ने में 2 मिनट लगेंगे, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको बहुत आसान लगता है और जो है आपका प्रश्न सही होता है। तो कम से कम इसको धैर्य के साथ पढ़ें। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी, सरकार के क्रियाकलापों के लिए थोड़ी है पीआईएल, सरकार के क्रियाकलापों की जानकारी लेने के लिए तो क्या है? आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट 2005 आया था, उसके तहत जो सरकार के क्रियाकलाप है उसके तहत जानकारी ली जाती है। जब हमने केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ा था तब हमने ये बात अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। देख लो, पीआईएल की यह है परिभाषा। प्रश्न के माध्यम से पीआईएल की परिभाषा को समझा दिया। ठीक है। तो पीआईएल क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का क्या है? अधिकार दिया गया है। तो ये क्या कह रहा है? कौन दोनों कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला तो गलत है, ठीक है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो गलत है और दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या है? विचार कीजिए। ठीक है। तो भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये सही है। ये मैंने आपको कल जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि न्यायिक पुनरावलोकन का स्पष्ट रूप से कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ जो आर्टिकल हैं वो जो है ये अधिकार देते हैं उच्चतम न्यायालय को। इसमें से एक है आर्टिकल 142। ठीक है। अब देखिए, मेनका गांधी वाद के बाद से न्यायालय यह जांच करता है कि कानून की उचित प्रक्रिया का अनुकरण हुआ है या नहीं। तो ये बात भी सही है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद संविधान संशोधन का न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। जो है किया जा सकता है पुनरावलोकन, संविधान संशोधन का किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। तो के अधीन राष्ट्रपति की आपात उद्घोषणा का भी न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, तो ये जो है किया जा सकता, तो ये कथन भी क्या है? गलत है। तो इसमें देखो, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2। क्या पूछा है इसमें? कौन से सही है? तो केवल 1 और 2 सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायपालिका प्रशासन को नियंत्रित करती है, किसके माध्यम से नियंत्रित करती है? देखो, भारत में न्यायपालिका, देखो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 होती है।
शक्ति पृथक्करण के नियम से इन तीनों के जो है कार्य अलग अलग हैं। एक तो होती है विधायिका, ठीक है, एक होती है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका, ठीक है। अब देखो इसमें विधायिका क्या करती है, कानून बनाने का कार्य करती है, ठीक है। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, विधि बनाती है, ठीक है, नीतियाँ बनाती है, ठीक है। और कार्यपालिका क्या करती है, इसको लागू करती है। विधायिका कार्यपालिका के माध्यम से इनको लागू करती है, ठीक है। और जो विधायिका जो है कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, और फिर न्यायपालिका क्या देखता है कि जो विधायिका ने जो कानून बनाए हैं, ठीक है, जो विधि बनाई है, वो संविधानों के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या फिर संविधान का उल्लंघन कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर वो संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका इस विधि या कानून को क्या कर देती है, शून्य घोषित कर देती है, ठीक है। और ये जो पुनः समीक्षा करती है, न्यायिक पुनरावलोकन करती है, किसको, ये शक्ति किसके पास है, न्यायिक समीक्षा करने की इनके कानून विधि को न्यायपालिका के पास, ठीक है। अब इसने कोई कानून बनाया, वो कानून तो सही था, लेकिन कार्यपालिका ने जो उसको गलत तरीके से लागू किया, ठीक है, मान लो गलत तरीके से उसको लागू कर रही है, गलत तरीके से, तो न्यायपालिका इसकी भी समीक्षा करती है कि कार्यपालिका के द्वारा जो इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है वो प्राकृतिक न्याय के तहत किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, मतलब कोई अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके या संविधान के विरुद्ध जाके जो है इसका क्रियान्वयन तो नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो इसकी जांच भी कौन करती है, न्यायपालिका करती है, ठीक है। तो ये किसके तहत, पुनर्समीक्षा या न्याय पुनरावलोकन के तहत। तो प्रश्न में क्या पूछा है, न्यायपालिका प्रशासन पर नियंत्रण करती है, किस तरीके से करती है, तो न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा। उसके बाद देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का क्या अर्थ है, अपील का क्या मतलब है साहब, ठीक है। ये पूछ रहा है कि अपील का क्या मतलब है। तो ऑप्शन पहला देखिए, ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मान्य होते हैं, ये तो नहीं है, ठीक है। दूसरा, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, ठीक है, तो वह उससे ऊपर वाली अदालत में अपील कर सकता है। ये क्या है, सही है। अपील का क्या मतलब होता है, अपील आप कब करोगे, कहीं पे, जब आपको कहीं से कोई निर्णय मिला है या कोई न्याय हुआ है और आप उससे संतुष्ट नहीं हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उससे ऊपर वाली अदालत में जाओगे, ठीक है। यही क्या है, अपील की व्यवस्था है। तो किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि वह निचली अदालत के द्वारा फैसला सही नहीं दिया गया उसके लिए, तो वो ऊपर अदालत में चला जाता है, ठीक है। कोई भी अपने मामले पर बिना किसी डिग्री के न्यायालय में बहस, ये तो है ही नहीं, ठीक है, विधायिका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है, पहला है कथन है, संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून, ठीक है, संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका ऐसे कानून को जो है रद्द कर सकती है, तो सही है, ठीक है। अगर ऐसा कोई कानून बनाती है, संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है, ठीक है। मूल ढांचे में जैसे प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, डीपीएसपी है, ये सारे किस में आते हैं, मूल अधिकार में, ठीक है। तो मूल ढांचे में, तो अगर इनके खिलाफ है कोई भी कानून, तो न्यायपालिका क्या करेगी, उसको शून्य घोषित कर देगी, ठीक है, उसको जीरो घोषित कर देगी। उसके बाद, कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून जो है नहीं बन सकता। कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कोई कानून नहीं बन सकता। संसद की कार्रवाई से न्यायपालिका का कोई लेना देना नहीं है। इन तीनों में क्या शक्तियों का पृथक्करण है। तो कोई भी कानून न्यायपालिका के द्वारा पास, न्यायपालिका के पास क्यों पास होगा, ठीक है। तो यह ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला तो सही है और दूसरा क्या है, गलत, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रख्यान उच्चतम न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति भारत की संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 138, ठीक है, आर्टिकल 139, आर्टिकल 140, उससे पहले 124 हम पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि भाई पहले जो है संविधान के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि 1+7 होंगे, फिर उनको आगे बढ़ा के कौन बढ़ाएगा, संसद बढ़ाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने
उच्चतम न्यायालय के जो है कार्यकाल, वेतन भत्ते वो देखे थे। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के नियम बनाने की जो शक्ति है वो भारत की संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन नहीं है, बिल्कुल है। संसद जो है उसके कानून, उसके नियम उच्चतम न्यायालय की शक्ति को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का संसद को ये शक्ति दी गई है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। फिर केवल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही बिना किसी डर या पक्षपात के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकती है, ये बिल्कुल सही है। भाई स्वतंत्र जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होगी, निडर होगी, तभी तो वो गारंटर का काम कर सकेगी, भाई मूल अधिकारों की गारंटी आपको दे सकेगी। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि जैसे संविधान ने आपको बोला कि आपको ये मूल अधिकार प्राप्त है, ठीक है, और आप उनका प्रयोग कर रहे हो और आपको कोई प्रयोग ही नहीं करने दे रहा, तो फिर क्या मतलब उन अधिकारों का। ठीक है, तो उसकी गारंटी कौन देता है आपको, गारंटी कौन देता है, उच्चतम न्यायालय देता है। ठीक है, जैसे इस एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको जानो कि जैसे घर में पिताजी ने छोटे बेटे को कह दिया कि तू, मेरी तरफ से मैं तेरे को अधिकार देता हूँ कि तू जो है मेरी बाइक यूज कर सकता है, सारे काम कर सकता है। ठीक है, ठीक है, अधिकार दे दिए। अब जब वो बाइक लेके जा रहा है तो बड़ा भाई आ गया या मम्मी आ गई, नहीं बाइक तू नहीं ले जा सकता, मैं ले जाऊँगा। ठीक है, तो उसके अधिकारों का प्रयोग नहीं हुआ। अब जब वो उसको मना कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रयोग करने से मना कर रहे हैं, तो किसको किसको आना चाहिए, पिताजी को आना चाहिए, पिताजी ने अधिकार दिए थे। अगर पिताजी नहीं आए तो फिर उन अधिकारों का मतलब क्या है। ठीक है, तो वहाँ आके पिताजी बोलेंगे नहीं मैंने इसको अधिकार दिए हैं तो ये ले जा सकता है। ठीक है, और ये ले जाएगा। तो ऐसे ही है संविधान में, संविधान ने अपने को क्या दिया है, अधिकार दिया है, कुछ मूल अधिकार दिए हैं, और अगर हम उन अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर कोई उसको बचाने के लिए नहीं आ रहा। अगर जो स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो फिर उन अधिकारों का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्या कह रहा है, केवल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही जो है बिना किसी डर या पक्षपात के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला तो गलत है और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उपलब्ध है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है दी गई है, अनुच्छेद 223, 123, 13 या फिर 12, कौन सा अनुच्छेद है। इसको देखो, अनुच्छेद 13 के तहत ये कहा गया है कि अगर कोई विधि ऐसी है, ठीक है, कोई कानून या कोई संशोधन इस तरीके का है कि वो मूल अधिकारों के असंगत है, मूल अधिकारों की शक्तियों को कम कर रहा है, पावर को कम कर रहा है, फिर मूल अधिकारों के असंगत है, तो ऐसी जो है विधियां हैं, ठीक है, जो नियम वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ठीक है, अगर संसद या विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों का हनन करता है तो वो क्या हो जाएंगे, मूल अधिकारों के असंगत है, तो उसको शून्य घोषित हो जाएंगे। शून्य कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय उसका पुनरावलोकन करेगा और उसको शून्य घोषित कर देगा, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 13 में, तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इनमें से कौन सी में है, 13 में। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है नई दिल्ली में, इस प्रश्न को पढ़ो आप, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय का स्थान है। ठीक है, न्यायालय किसी ऐसे स्थान पर बैठ सकता है जैसा, मतलब वैसे तो नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय का स्थान फिक्स किया गया है, लेकिन न्यायालय किसी ऐसे स्थान पर भी बैठ सकता है, कैसे स्थान पर, जैसा भारत के प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से तय कर सकता है, नहीं, प्रधानमंत्री नहीं करेगा। ठीक है, समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश तय कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, कौन तय करेगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत का सीजीआई। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 130 में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब आगे देखिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के वो दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर अधिविष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अधिविष्ट करना चाहते हैं, आर्टिकल 130 के तहत क्या किया गया है कि उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है, उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होगा, दिल्ली होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश जो है दिल्ली के अलावा कहीं पर अधिविष्ट करना चाहते हैं, किसको, उच्चतम न्यायालय के स्थान को।
तो उनको क्या करना, कौन सा आंसर सही है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राष्ट्रपति की सहमति से, राष्ट्रपति का आश्चर्य से, राष्ट्रपति की अनुमति से, क्या होगा? बताओ देखिए, इसका आंसर बताओ क्या होगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति, आश्चर्य, अनुमति, ये क्या है? सब लिखित में नहीं है। ठीक है, जो सारे काम जो होते हैं सरकार में क्या होते हैं? लिखित में होते हैं, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो आप नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो है प्रश्न जो है खत्म हो चुके हैं। तो कुछ कॉन्फिडेंस आया? कुछ कैसा लग रहा है आपको कि ऐसे इतने सारे प्रश्न करके आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं? ठीक है, पुराने एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो और ऐसे ही प्रश्न आते हैं और ऐसे ही प्रश्न वहाँ आपके आएंगे और इनमें से देखना ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को करके आपको कैसा लग रहा है? कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो फिर आप एक काम करना, पहले वाली जो क्लास है उच्चतम न्यायालय वाली, उसको देखना। उसको देखने के बाद वापस इस क्लास को देखना और पूरे आंसर, सारे जो प्रश्न हैं सभी के आंसर देना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, तो ये हमने सारे प्रश्न देख लिए हैं। एमसीक्यू ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, पीवाईक्यू हैं ये सारे। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके वहाँ पर आएंगे। तो उच्चतम न्यायालय जो है, अगर आप उच्चतम न्यायालय का वो थ्योरी वाली क्लास और ये एमसीक्यू वाली क्लास देख लेते हो तो उसके बाद से उच्चतम न्यायालय के कोई भी प्रश्न जो है वो आपका गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। आप भले ही पेपर उठा के देख लेना, आप देखना है, ट्राई करना, आप जो है कोई पेपर करके देखना, उसमें से उच्चतम न्यायालय के प्रश्न करके देखना। ठीक है, आपके सारे प्रश्न जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है उच्चतम न्यायालय खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।